बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो इलाक़ी मसाइल हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले दो जो इलाक़ी मसाइल थे वो हमने पढ़ लिए थे और आज जो बकिया इलाक़ी मसाइल हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और इनको वाज़िया तौर पर मैं समझाऊँगा कि ये जो इलाक़ी मसाइल हैं ये क्या हैं और किस तरह से ये पेश आते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि बाब नंबर 4 में हमने सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो इलाक़ी मसाइल हैं उनको शुरू किया था और हमने उनमें से दो इलाक़ी मसाइल पढ़ लिए थे, जिनमें हमने पायरेसी भी पढ़ा था और राजदारी के मामलात के हवाले से भी हमने बात की थी। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलाक़ी मसाइल और कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो मसाइल हैं जो दरपेश होते हैं उन लोगों को जो लोग इस दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और इस दुनिया में रहते हुए अपना कोई काम कर रहे होते हैं। उनको कौन कौन से इलाक़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कंप्यूटर की दुनिया में और कंप्यूटर के शोबे में इन इलाक़ी मसाइल के ऊपर बात करना, इनको समझना और इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कोई डाटा मौजूद है, वो आपका अपना डाटा भी हो सकता है या वो किसी और का डाटा भी हो सकता है, तो आपको इन इलाक़ी मसाइल का पता होना चाहिए। अगर आपको इलाक़ी मसाइल के मामलात का नहीं पता तो हो सकता है कि आपसे भी कोई जुर्म हो जाए। तो आपको इन तमाम कवानीन का भी पता होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका डाटा जो है अगर कोई और अदारा उसका गलत इस्तेमाल करता है, जिसको चाहिए था कि वो आपके डाटा की हिफाजत करता, या कोई नुकसान पहुंचाने वाला जो सारिफ है वो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको पता हो कि इसने ये काम गलत किया है और इसके ऊपर कानून के मुताबिक कौन सा जुर्म लागू होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो आज कुछ इलाक़ी मसाइल हैं उनमें सबसे पहला है धोखा और गलत इस्तेमाल। आज ये वाला मसला बहुत ज़्यादा आम है। अमूमी तौर पर आज के इस दौर में कंप्यूटर सार्फिन लोगों को धोखा देते हैं। कंप्यूटर का मकसद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं इसका, वो लोगों को इसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो लोगों को धोखा देते हैं और धोखा देते हुए उनसे बहुत सारे मामलात में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे इस तरह की डील करते हैं कि उनको नुकसान पहुंच जाए। उनके डाटा का नुकसान भी हो सकता है, उनके रकूम का नुकसान भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको नुकसान पहुंचाने के इनके पास ज़राए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पा सकती हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर सार्फिन है वही ये काम करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनका मकसद गलत होता है। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का मकसद गलत है। हम लोग आमतौर पर जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई हम काम लेते हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर को ख़रीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पा सकती हैं। ये वो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं जिससे किसी और के डाटा को या किसी और को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की मदद से यानी इंटरनेट के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से रकूम, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है रकूम, खिदमात और कीमती डाटा की चोरी शामिल है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चोरी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की मदद से। लोगों को धोखा देकर और उनके डाटा का गलत इस्तेमाल करके, कंप्यूटर और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों की रकूम मंगवाई जाती हैं, उनसे कोई खिदमत ले ली जाती है और उनको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता, और कीमती डाटा जो है उनका वो भी चोरी कर लिया जाता है और उससे कोई फ़ायदा हासिल किया जाता है, जबकि जिसका डाटा है वो नहीं चाहता था कि ये डाटा किसी तक पहुँचे, क्योंकि ये उसका अपना ज़ाती डाटा भी हो सकता है जो वो दूसरों से महफूज रखना चाहता था, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रकूम की आपको मिसाल देता हूँ, फिर खिदमात की भी और कीमती डाटा की भी। रकूम की अगर मिसाल लें तो आज क्या हो रहा है, आज ये बात आम है कि एक शख्स दूसरे शख्स को कोई ईमेल करता है और उस ईमेल के अंदर ये लिखा होता है कि आप इस लिंक को ओपन करें, यानी इस लिंक पे क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के आगे वो आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा।
जब आप उसको अपना आईडी और पासवर्ड देंगे, उसमें इनपुट करेंगे, तो आपका आईडी पासवर्ड उस शख्स को ज़ाहिर हो जाएगा जिसने वो लिंक भेजा था। वो आपका फेसबुक आईडी भी हो सकता है और पासवर्ड हो सकता है, वो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी हो सकता है। वो जब आईडी और पासवर्ड उसको ज़ाहिर हो जाएगा तो वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आपका अकाउंट उसके पास चला गया, अब वो उसका गलत इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। अगर तो वो आपका कोई ईमेल का अकाउंट है या कोई किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का आईडी और पासवर्ड है, तो आपका जो डाटा है उसमें जो आपकी तस्वीरें हैं, उसमें जो आपका कोई मतन लिखा हुआ है या उसमें आपके पैगामात हैं, आपकी कोई बातचीत है किसी के साथ, वो आपका कीमती डाटा है जो उसने चुरा लिया। और अगर ये बैंक अकाउंट का पासवर्ड था और आईडी थी, तो उसने आपकी जो रकम है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। यानी वो क्या करेगा कि आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भेज देगा। इसके अलावा जो रकूम मंगवाना है वो इस तरह से भी है कि हो सकता है कि, और ऐसा होता भी है कि आपको कोई पैगाम आता है मोबाइल पर या कोई ईमेल आता है और उसमें कहा होता है कि आपका इनाम निकल आया है। यानी आपको एक ऑफ़र की जाती है और ये कहा जाता है कि आपका इनाम है, कोई घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ पैसे हो सकते हैं, कोई सोना हो सकता है, कोई कीमती चीज़ जो है वो आपकी इनाम के तौर पर निकल आई है, तो आप जो है वो कुछ रकम हमें भेज दें ताकि हम ये इनाम की जो कीमत है या इनाम जो है वो आप तक पहुंचा दें। अब अमूमन जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो यही उन्हें लगता है कि ये जो हमें पैगाम आया है या ईमेल आया है, ये इसमें वाकई जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त है और सच है। तो वो कुछ रकम जो है वो कहते हैं कि थोड़ी रकम है तो हम भेज देते हैं और हमें बदले में ज़्यादा रकम मिल रही है, बड़ा इनाम मिल रहा है। तो जब रकम भेज देते हैं तो वहाँ से फिर वापसी पे कोई इनाम नहीं मिलता, और ऐसा हो रहा है आज के दौर में, आज भी ये आम है। इसके अलावा खिदमात लोगों की ले ली जाती हैं। किसी को कहा जाता है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, ये ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर हो रहा है। कहा जाता है हम आपको नौकरी दे रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी कंपनी, हमारा अदारा है, इतने साल से हम काम कर रहे हैं। सब झूठ पर मबनी होता है, धोखा देने के लिए ऐसा किया जाता है। उस शख्स का डाटा भी ले लिया जाता है, उस शख्स के काम भी करवा लिए जाते हैं, और जब वो शख्स अपना काम कर देता है, अपनी खिदमत उसको दे देता है, यानी अंग्रेज़ी में कहें तो सर्विस उसको दे दी, मिसाल के तौर पर उसने अपनी कोई वेबसाइट बनवा ली या उसे कोई और काम करवा लिया, जब उसने वो काम कर दिया तो उसको बदले में उसके पैसे नहीं मिले, उसको तनख्वाह नहीं दी। तो ये खिदमात की चोरी है, डाटा की, कीमती डाटा की चोरी मैंने बता दिया होती है, और रकूम की चोरी होती है। पैसे मंगवा लिए जाते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया जाता, या कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां पर लोग कुछ ख़रीदने की नीयत से जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग की नीयत से जाते हैं, और जब ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसकी रकम उनको भिजवाते हैं तो बदले में कोई भी चीज़ वापस उनको नहीं मिलती। तो ये धोखा है और गलत इस्तेमाल है कंप्यूटर और इंटरनेट का और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए का। और बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाने वाले सारिफ हमें अपना दोस्त ज़ाहिर करते हैं और हमारी कुछ खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसे फ़िशिंग कहते हैं। ये फ़िशिंग की तारीफ़ है। याद रखिएगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले सारिफ हैं वो हमसे इस तरह से बात करते हैं जैसे वो हमारे दोस्त हैं या हमारे जानने वाले हैं। हमें एक गलत अकाउंट से पैगाम भेज देते हैं जो कि हमें इस तरह से लगता है कि ये अकाउंट बिल्कुल सच है, अकाउंट बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, और ये हमारे किसी जानने वाले या दोस्त का है। वो तस्वीर हमारे दोस्त की लगा सकता है, वो नाम उसका रख सकता है, तो हमें लगता है ये हमारा दोस्त है या हमारा भाई है। तो वो क्या करता है कि हमसे कोई खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और हम समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो तो एक नुकसान पहुंचाने वाला सारिफ है, वो सिर्फ हमसे हमारा डाटा लेना चाह रहा था। तो इस तरह से वो हमसे कोई खुफिया मालूमात ले लेगा। इसको हम फ़िशिंग कहते हैं। ये फ़िशिंग हमला है हमारे डाटा के ऊपर और हमारी जो खुफिया मालूमात है उसके ऊपर। तो ये धोखा और गलत इस्तेमाल है, ये भी अखलाकी मसला है, और आज के दौर में लोग इसका, कंप्यूटर का और इंटरनेट का, इस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है कैसा होता है। उसके बाद आता है पेटेंट। इसको हम अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखते हैं, पेटेंट, PATENT। पेटेंट किसी डाटा की हिफाजत का तरीका है। पेटेंट किसी भी आइडिया की हिफाजत का तरीका है। आइडिया
یا کسی کا جو آئیڈیا جو اس نے کچھ سوچا کوئی کام کرنے کے حوالے سے، وہ اس کا اپنا آئیڈیا تھا، وہ اس کی اپنی سوچ تھی، اس آئیڈیا کی حفاظت کر لینا، اس کا طریقہ ہے پیٹنٹ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی طبی میدان میں کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، طبی میدان میں کوئی کام کر رہے ہیں، اور آپ کسی بیماری کی دوا تیار کرنے کا آپ کے پاس آئیڈیا موجود ہے، اور کوئی دوا ساز کمپنی کے پاس آپ کا وہ آئیڈیا ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ آپ کے آئیڈیا کے مطابق کیا کریں گے کہ وہ دوا تیار کر لیں گے۔ آئیڈیا وہ آپ کا تھا، ان کا نہیں تھا، لیکن دوا ساز کمپنی نے آپ کے آئیڈیا کے مطابق خود دوا تیار کی اور اپنا نام لگا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ اخلاقی طور پر یہ غلط ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اس کی اجازت لیتے اور آپ کو اس کا معاوضہ بھی ادا کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا اگر انہوں نے، تو پھر اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اس کام سے روکیں تو آپ کو اپنے آئیڈیا کے اوپر پیٹنٹ لگانا پڑے گا، آپ کو اپنے آئیڈیا کا پیٹنٹ لینا پڑے گا حکومتی سطح پر، اور حکومت سے آپ کو رجوع کر کے، ان سے رابطہ کر کے ان سے پیٹنٹ لینا پڑے گا اپنے آئیڈیا کے اوپر۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، تاکہ کل کو اگر کوئی اور شخص یا کوئی ادارہ آپ کا آئیڈیا چرا لیتا ہے تو آپ پیٹنٹ کے مطابق اس کو ایسا کرنے سے روک سکیں قانونی طور پر۔ اس چیز کو پیٹنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کاپی رائٹ قانون۔ کاپی رائٹ قانون، اس کو انگریزی میں اس طرح سے کاپی رائٹ بھی لکھتے ہیں، کاپی رائٹ، اور آپ نے یہ بہت سی جگہوں پر لکھا دیکھا ہوگا، اور یہ والی جو علامت ہے، جو نشان ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ کاپی رائٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی آئیڈیا یا چیز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیٹنٹ سے مختلف ہے۔ پیٹنٹ میں جو تھا وہ کسی کا آئیڈیا چرا لینا اور اس کے آئیڈیا کے مطابق کوئی کام کر لینا اور اپنا نام لگا دینا، اپنے سر وہ انعام لے لینا، اس کو ہم کہتے ہیں پیٹنٹ۔ لیکن کاپی رائٹ جو ہے وہ کسی آئیڈیا کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور کسی چیز کے اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب ہو سکتی ہے، جیسے آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ایک کاپی رائٹ کتاب ہے۔ اس کی کاپی کرنا اور اس طرح کی کتاب بنا کر جس کے اندر وہی متن لکھا ہو جو اس کے اندر ہے، یہ قانونی طور پر غلط ہے، جرم ہے، کیونکہ اس کتاب کا کاپی رائٹ لے لیا گیا ہے۔ اور کاپی رائٹ بھی پیٹنٹ کی طرح حکومت سے لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کی کاپی نہ کر سکے۔ تو اس میں کیا تھا پیٹنٹ میں کہ کسی کا آئیڈیا تھا اور اس آئیڈیا کو دیکھتے ہوئے اس آئیڈیا کے مطابق اپنی کوئی چیز تیار کر لینا۔ لیکن کاپی رائٹ کیا ہے؟ کسی کی کاپی کر لینا، کاپی کر لینا کسی چیز کو۔ کسی نے ایک چیز بنائی ہے اور وہ مارکیٹ میں یا ویسے ہی لوگوں کو استعمال کے لیے اس نے دی ہوئی ہے، لیکن وہ اسی چیز کو کاپی کر کے اپنا نام لگا کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں یا اسے کوئی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو تو ہمیں اپنی اس چیز کے اوپر کاپی رائٹ لگانا پڑے گا۔ کاپی رائٹ سافٹ ویئر کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، کاپی رائٹ کتابوں کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، کاپی رائٹ میگزین کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، کاپی رائٹ جو ہے وہ شاعری کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، گھر کے نقشے کے اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے خود تیار کی ہے اور آپ کی اپنی ملکیت ہے، اس کے اوپر کاپی رائٹ لے لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ والا نشان آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر آپ اس کے لیے کاپی رائٹ لے لیتے ہیں تو اب اگر کوئی کاپی کرتا ہے تو آپ قانونی طور پر اس کو ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تحفظات ہیں آپ کی اپنی چیز کے جو آپ لے لیتے ہیں کاپی رائٹ کے ذریعے سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سافٹ ویئر کا بتایا، اس سے پہلے ہم نے سافٹ ویئر پائریسی کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سافٹ ویئر پائریسی جو ہے یہ ایسا جرم ہے، اخلاقی مسئلہ بھی ہے، اور یہ جرم ہے۔ کسی کا بنایا ہوا سافٹ ویئر جو ہے اس کی کاپی کر لینا یا اس کو بیچنا شروع کر دینا، یہ کاپی رائٹ اگر اس سافٹ ویئر کے اوپر ہوگا تو پھر ہی یہ سافٹ ویئر پائریسی والا جرم کہلائے گا۔ اگر سافٹ ویئر کے اوپر کاپی رائٹ نہیں ہے تو وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کوئی بھی کاپی کر سکے گا آسانی سے، کیونکہ اس کے اوپر کاپی رائٹ نہیں لیا ہوا۔ تو کاپی رائٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی نے خود بنائی ہے یا اس نے اپنی محنت سے تیار کی ہے تو اس کا کاپی رائٹ لے لینا، اس کے حقوق لے لینا، تاکہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے۔ حقوق کاپی کرنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو حقوق ہوتے ہیں کاپی کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ جو بندہ اس چیز کو بنا رہا ہے یا جس نے بنائی ہے وہ چیز، اس کے پاس تمام حقوق ہوتے ہیں جب وہ کاپی رائٹ لے لیتا ہے۔ اب اس کے پاس حقوق ہیں کہ وہ کاپی کسی کو کرنے دے یا نہ کرنے دے۔ ہاں، کوئی شخص یا کوئی ادارہ اس سے رابطہ کر کے
तो उसके साथ जो है वो तय कर लेता है कि हम इसकी इतनी कॉपी करेंगे, हम तुम्हें इसका मुआवजा अदा करेंगे, या जो भी उनका आपस में तय होता है, जो भी वो फैसला करते हैं उसके मुताबिक वो कर सकते हैं, यानी उस शख्स की इजाज़त से कर सकते हैं जिसकी ये मलकियत है। तो ये होता है कॉपीराइट कानून। उसके बाद आता है तजारती राज। याद रखिएगा, वो राज जो किसी कंपनी की कामयाबी के लिए नुमायां किरदार अदा करते हैं उन्हें हम तजारती राज कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम ट्रेड सीक्रेट्स भी कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स, तजारती राज। जितने भी इदारे हैं उनकी कामयाबी के लिए कोई ख़ास तजारती राज होता है जो वो नहीं चाहते किसी और को पता चले, क्योंकि अगर उनके ख़रीफ को पता चल गया तो वो उसी तरह का काम करना शुरू कर देगा और वो भी कामयाब हो जाएगा और इस अदारे को नुकसान होगा, क्योंकि ये इनकी मेहनत थी, इनका आइडिया था और इन्होंने इसके बारे में सोचा था, ये इनका राज था। तो तजारती राज जो है वो किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए नुमायां किरदार अदा करता है। ये किसी कंपनी के लिए काबिल कदर और अफादियत के हामिल होते हैं, यानी जो ट्रेड सीक्रेट हैं किसी भी कंपनी के लिए काबिल कदर होते हैं और बड़े अफादियत के हामिल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनियां होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां या कोई एक कंपनी ऐसी होती है जिसकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है। उसकी वजह यह है कि उसके पास अपना कोई तजारती राज है जो कि बाकी कंपनियों को नहीं पता, बाकी इदारों को नहीं पता। अगर वो राज किसी और को पता चल जाए तो इस कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी वही काम करना शुरू कर देंगे। जैसे बहुत खाने पीने वाली अशिया बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अदारे हैं, वो एक ही चीज़ बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां तैयार करती हैं, लेकिन किसी एक का जो जायका है वो अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि उनके पास अपना कोई तजारती राज है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंपनियां एक ही तरह का सॉफ्टवेयर बनाती हैं, लेकिन लोग किसी एक कंपनी के सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उस कंपनी का अपना कोई ट्रेड सीक्रेट, जिसे हम उर्दू में तजारती राज कहते हैं, वो होता है जो कि बाकियों को नहीं पता। बाकी भी तगो-दो करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाते, वैसा अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं तैयार कर पाते, क्योंकि उनके पास अपना एक ट्रेड सीक्रेट है। और ये जो तजारती राज है वो हर कंपनी चाहती है कि हमारा तजारती राज हम तक महदूद रहे, किसी और को पता ना चले, वरना वो उसकी कॉपी कर लेगा, उसी तरह की चीज़ बना के तैयार कर लेगा, तो फिर हमें नुकसान होगा। और आखिर में आता है तकरीब कारी, जिसे हम अंग्रेज़ी में सबोटेज भी कहते हैं। सबोटेज ये कंप्यूटर सिस्टम पर एक संगीन हमला है। कोई शख्स अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए किसी दूसरे के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर हमला कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो उसको कोई वायरस भेज सकता है। वायरस जो है वो गलत इरादे से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए होता है, क्योंकि उसको बनाने का इरादा ही गलत होता है। तो कोई शख्स अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए किसी दूसरे शख्स को वायरस भेज देता है ईमेल के ज़रिए से या किसी और ज़राए से, और वो वायरस जो है वो आकर कंप्यूटर में डाटा ख़त्म कर सकता है, डाटे को ख़राब कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है डाटा को। तो इस संगीन हमले को हम सबोटेज कहते हैं, जिसकी उर्दू है तकरीब कारी। तो ये भी जुर्म है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के डाटा को नुकसान पहुंचाना, किसी का खुफिया डाटा है उसको नुकसान पहुंचाना और उसको वायरस भेज देना, और उसको इस चीज़ का नहीं पता कि ये एक वायरस है, जो वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इखलाकी मसाइल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कानूनी तौर पर जुर्म किए जा सकते हैं, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।